अच्छा, आप लोगों को जब भी ये लगे कि हम लोगों को जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए तो मुझे बता देना, लेकिन मैं इसलिए इस बात का एडवांटेज ले रहा हूँ कि धीरे धीरे पढ़ाने का, जिससे कि आपके मन में बैठ जाए और आगे जाने वाली क्लासेस में जब आगे कक्षाओं में आप जाओगे अपने वहाँ पर स्कूल में, तो आपको ये बहुत सबको ईजी रहेगा ये चैप्टर क्लियर होने के बाद। ठीक है ना, जिसको अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं उसके बाद के चैप्टर्स को इतने डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हम लोगों ने कल एक मुख्य चीज़ सीखी थी, यदि दो सिरों पर अगर हमने कोई तार बांध रखा है और दोनों तरफ से बंद है, तो रिजल्टेंट वेव का क्या लिखा था अपन ने फार्मूला, क्या था? याद है नहीं? कल चेक कर लो अपनी कॉपी में, अपने कॉपी में चेक कर लो अच्छी तरह से। या इसको हमने लिखा था ऐसे भी, वाई आर मीन्स कोई भी अगर वाई है उसको एक्स और टी में ही तो डिफाइन करेंगे हम लोग, कितनी दूरी पर कितने समय में। ठीक है, एक चीज हम लोगों ने और सीखी थी कि अगर कोई तरंग अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ तरंग का गति क्या होती है? क्या निकाला था हम लोगों ने, याद है किसी को? बेटा अभी तो नीचे लिखना शुरू भी नहीं किया, अभी तो यहीं तक पहुंचा। ठीक है, इसको दोबारा देख लेते हैं। ये v का क्या मतलब है? t क्या होता है? इसका मतलब हुआ बल। और अगर हम लिखते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? तनाव, उसमें कुछ फर्क है? स्ट्रेस इज इक्वल टू, बोलो बेटा। यार वो भी सही है, लेकिन और बताओ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन और बताइए। वो तो वॉल्यूम में हो गया, वॉल्यूम के टर्म में बता रहे हो आप। अगर हम कहें कि स्ट्रेस, डेल्टा एल अपॉन तो स्ट्रेन हुआ ना, ऐसे गैस मत करो, गैस गैस, अब ये गैस करने लग गए। बोलो, कोई जानता है? अपन ने उसने सीखा था ना कि स्ट्रेस इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है। ठीक है, तीसरी चीज आपको याद है म्यू क्या था? मास, यानी कि द्रव्यमान या भार जो भी है, द्रव्यमान प्रति लंबाई। अगर हम घनत्व लिखें रो, तो क्या होगा? द्रव्यमान अपॉन,
ठीक है। रो इज इक्वल टू घनत्व, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन। और इसको एक और आगे लिखें अगर तो रो इज इक्वल टू द्रव्यमान, आयतन को क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल, या हाँ लंबाई, बिल्कुल ठीक है। इसलिए अगर हम निकालना चाहें द्रव्यमान प्रति लंबाई म्यू, तो यहां क्या होगा, म्यू होता है द्रव्यमान प्रति लंबाई, द्रव्यमान प्रति लंबाई यहां क्या होगा, रो इंटू ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को मैं यहां लिख देता हूं, इससे कि आपको बार बार ऊपर देखो ना बेटा। अब देखो, मैं दोबारा देख लो, जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है इसको कर लेते हैं अपन एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले इक्वेशन को देखो, म्यू क्या होता है, हमने कहा है म्यू हमें चाहिए द्रव्यमान प्रति लंबाई, तो हम ये चीज अलग कर ली, तो ये इधर चला जाएगा, होगा नहीं होगा, रो इंटू क्षेत्रफल, इसलिए हुआ। बेटा ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, नहीं जानते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये इधर, यानी कि ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ये तो आता है नहीं आता, ये मिटा दूं मैं, अब यही वाला यूज होगा। वो तो उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो लिखा रहता है परमानेंटली। अब हमको ये देखना है, अब इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे आ जाइए। आप सब लोगों ने सितार देखा है, सितार 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 यहाँ पर नीचे से वो चलाते हैं अपने उंगली में पहन के नाखून, और ये पूरा इधर लगाते हैं और इसको हाथ चलाते हैं उस पर, तो जगह जगह हाथ से तार दबाते जाते हैं। तार दबाते हैं ना, तार दबाने से क्या हो रहा है, तरंग को हमने वहां पे रोक दिया, यानी कि उस जगह हमने क्या बना दिया, निस्पंद बना दिया। हम जैसे उसको दबाया हमने तार को, तो वो निस्पंद बन गया और उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। फिर हम उसको नीचे दूसरी जगह ले गए, दूसरी जगह हमने निस्पंद दिखाया। और ये किस जगह हम बजाते रहते हैं नीचे, कोई बता सकता है बच्चा? जब सितार बजाते हैं तो नीचे तो बड़ा सा गोल होता है तंबूरा, और इसका जो हम एक नखून में पहन लेते हैं उससे बजा रहे हैं, और इस हाथ से इसको चला रहे होते हैं, उसको करते हैं दबाते जाते हैं। लेकिन ये हमेशा एक ही जगह अपन चलाते हैं। क्या बजाया, गिटार बजाया किसी ने, बेंजो बजाया है, बेंजो, चलो कोई बात नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है चीज आए हो, लेकिन ये अभी आप लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा नहीं होगा। हाँ सपोज नहीं, अगर नहीं आता तो भूल जाओ, सबसे अच्छा सपोज कुछ नहीं करना है, अगर नहीं पता है तो इसको भूल जाइए अपन। अच्छा चलो
हाँ, नहीं नहीं, मतलब आपने अगर नहीं देखा तो अपन दूसरे तरीके से समझा सकते हैं इसको। हम्म, हम्म। हाँ बोलो बोलो। हाँ, ये यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्यों एक प्रगामी है? क्यों ये तार यहाँ पे और यहाँ तो बांध रखा है हमने दोनों तरफ। इधर आपको याद है इसमें एक पेंच होते हैं, उस पेंच से कसते हैं, इसको कसते हैं, इसका मतलब तनाव बढ़ाते हैं। तनाव बताने से क्या होगा? गति की क्या करना चाह रहे हैं उसके अंदर हम? तरंग की गति क्या करना चाह रहे हैं? तनाव बढ़ेंगे तो उसकी हम गति बढ़ाना चाहेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले वो बजा के देखता रहता है अपने, टन टन टन, आवाज को सही आ रही है, उसको लगता है कि अब उसके कान में अब वही जो सह निकलना चाहिए, सा सा, उसमें से सा आ रहा है, तो वो कहता है कि अब ये सही हो गया मेरा, अब मैं इस पे गाना बजा सकता हूँ। ठीक है ना? पहले तो इस चीज का अर्थ क्या होता है, जबकि वो बजा के चेक करता है, पहले कहीं भी आप फंक्शन देखने गए होंगे, वो देखो पहले थोड़ी देर तक बजा बजा के तो चेक करते रहते हैं, हाँ ये हो गया नहीं हो गया। तो जब उसको लगता है कि अब सा मेरे कान में भी सा के बराबर आ गया, जिस सा को वो जानता है, जिस रे को वो जानता है, जिस गा को वो जानता है, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं कि वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इस तार की जो फ्रीक्वेंसी है, इस तार की फ्रीक्वेंसी से उस स्वर की जो असली ध्वनि है उसको पहचान रहा है कि मैं यहां पर इसकी इतनी गति कर दूं, इसकी इतनी गति कर दूं कि वी उतना हो जाए। वी क्यों? वी से करने से क्या फायदा हो रहा है उसको? क्योंकि हमको क्या पता है, वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, जानते हैं आप? ये तो पता होगा ना आपको। और लैम्डा इज इक्वल टू तरंग दैर्ध्य। तो क्या कर रहा है, इसकी गति इसको वो देख रहा है करके कि किस तरीके से टेंशन हम बढ़ाते जाएं जिससे कि उसकी गति ऐसी हो जाए कि इसकी फ्रीक्वेंसी आ की फ्रीक्वेंसी बन जाए या सा की बन जाए, जो भी धुन, जो भी चेक करना चाह रहा है वो कोई भी एक उससे चेक करते हैं। तो हमें क्या कर रहा है अल्टीमेटली, ये फ्रीक्वेंसी वो देख रहा है, ये फ्रीक्वेंसी जो सा की आवाज है उस फ्रीक्वेंसी से मिल जाए। और जब सा हम बोल रहे हैं मुंह से, तो भी हम इसके अंदर एक तरंगी तो निकाल रहे हैं, जब भी तो वो सा, इसका मतलब मुंह खोला, इसका मतलब यहां पर तो खुला हुआ वो बना, और जब ये बाहर, अब जब तरंग बन के फिर यूं गई होगी यहां तो, लेकिन वो खुला बना, ठीक है ना, तो यहां बंद नहीं था। तो जो सा बोला, अब उस सा से वो इसका सा जो है वो मिलाना चाह रहा है। इसका मतलब अपनी जो सा की एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी है उससे वो तार की फ्रीक्वेंसी को यहां पे तनाव देकर इसकी गति परिवर्तन करके मिलाना चाह रहा है, जिसको हम कहते हैं आलाप लगा रहा है वो। तो आलाप वो लगाता है उसकी फ्रीक्वेंसी को, जो असली सा की फ्रीक्वेंसी है, इस इंस्ट्रूमेंट के सा से मिलाकर। ठीक है? तो इसको कहते हैं कि दोनों की फ्रीक्वेंसियां मैच कराना। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है उसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? रेजोनेंस हो गया दोनों बीच में, है अनुनाद। तो ये क्या करना चाहता है यहां पे? अनुनाद। यस, अब पूछा ना, अब शुरू करेंगे इसको पढ़ाना। अभी तो मैं आपको केवल इसकी एग्जाम्पल बता रहा था, ठीक है ना। अब इसके थ्योरी क्या है वो बताएंगे आपको। ये तो आपको मैं बता रहा था कि एक्चुअल में वो क्यों करता है। वो ये चाह रहा है कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, मैं जो बोल रहा हूँ सा, और जो उसमें से आवाज आ रही है सा, वो दोनों समान आनी चाहिए। यानी जब कब समान आ सकती है? जबकि उसकी आवृत्ति समान हो। और आवृत्ति को कैसे परिवर्तन करता है? उसको कसता है, और कसने से इसकी गति चेंज होती है, और इस गति के कारण ये आवृत्ति चेंज होती है, क्योंकि v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। ठीक है ना? ये इसका बेसिक चीज है। इसकी जो आज चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसको बेसिकली डील करता है कि ये बजते कैसे हैं। और आपने स्कूल में भी देखा होगा, अब बिल्कुल छोटी सी एग्जाम्पल पे आ जाओ, आपने वो देखा होगा जिसमें एक वायर लगा होता है, इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हो? प्रैक्टिकल का एक लंबा सा क्या होता है, क्या कहते हैं उसको? सोनोमीटर। स्वर मापिए, सोनोमीटर कहते हैं, कहते हैं उसमें एक तार होता है, उसको ऐसा दिखाया जाता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना।
आप लोग इसका मतलब प्रैक्टिकल करते नहीं हो आजकल। और इसके नीचे इस तरह के त्रिकोण होते हैं, इनको हम सरका के देखते हैं, भाई इसको यहाँ रखा और इसको यहाँ इसको सरका के फिर देखते हैं कि अनुनाद हो रहा है या नहीं हो रहा है, आवाज आती है ना उसके अंदर। तो केवल अगर ये चीज पता हो अगर आपको, ये मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये सारी की सारी चीजें अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस पर आधारित है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे के सारे वो इसी सिद्धांत पर आधारित हैं कि आवृत्ति का हम परिवर्तन कर सकें। ठीक है, अब हम लोगों ने कल अप्रगामी तरंगें पढ़ी थी। अगर दो सिरों पर एक तार को बांध रखा है और केवल हमने इसको एक बार बीच में से उठाया, अगर हमने इस तार को जो कि पूर्ण तनाव में है उसको हमने बीच में से उठाया तो क्या होगा, वो बीच में से एक तरंग बनेगी बस। अगर हम लोग जिसे इस तार को है इसमें बंद है दोनों तरफ से, अगर आप आके इसको बीच में हटाओ, एक जना करो बीच में से, ऊपर करो, इसको खींच ऊपर रखे छोड़ देना, छोड़ दो, देखा ना, इसका मतलब केवल ये बीच में बना, एक ही उसके अंदर बना, इसने बीच में पकड़ के छोड़ा, इसका मतलब एक ही जगह से बना। अगर ये इसको दो जगह से छोड़ते तो अलग कुछ होता, लेकिन एक ही जगह से किया तो इसका मतलब उस जगह पर ये कर्व कैसे बन जाएगा, एक तरंग इधर जाएगी और यही वापस आ रही है परावर्तित होके। अभी अब नेक्स्ट चित्र अभी देखो क्या होगा। अच्छा है, यही बात आनी चाहिए मन में, यही बात आनी चाहिए बिल्कुल, कि अगर वो दोनों चकराएंगे तो क्या हो जाएगा। यस, वेरी गुड। ये क्वेश्चन अगर आपके मन में आने लग जाएंगे इसका मतलब आप फिजिक्स सीख रहे हो। अभी तो केवल एक बार आपने जो खींचा और छोड़ दिया तो ये तार एक ही बार ऊपर नीचे कर रहा है उसी जगह पर। ठीक है, यहां बंधा हुआ है, ऊपर नीचे कर रहा है। अब जैसे कि बच्ची ने कहा कि हमने इसको अब हमने क्या किया, इसको बीच में वो लगा दिया त्रिकोण, अभी दिखाया था ना जो आपने सोनोमीटर में करते हैं, हमने यहां लगा दिया, मान लीजिए यहां लगा दिया इस जगह, और अब हमने इसको यहां से खींचा और यहां से खींचा तो क्या होगा, ये एक परावर्तित किरण है और एक अपवर्तित। ठीक है, अब इसको मान लीजिए हम और करें 3 बार, तो फिर अब क्या होगा, अब देखो 3 बनते हैं नहीं बनते हैं, 4 बनेंगे, उसमें क्या बनेगा, अब हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, इसको 3 भागों में बांटना चाह रहे हैं, यानी कि ये भी यहाँ पे तो एक जगह रोका था, अब इसको 2 जगह रोक के देख रहे हैं। अगर हमने 2 जगह लगा दिया उसको क्या होगा, 3 में बटेगा, तो क्या है इसके अंदर शर्त क्या होगी पूरी, कि हमको पता है कि ये जहां स्थिर होता है, स्थिर कोना होता है, वहां पर निस्पंद होता है हमेशा, क्योंकि वो सरका नहीं सकता उसको, और जहां खुला होता है वहां पे प्रस्पंद होता है। तो ये सब बंद के रूप में काम करेंगे, हमने वहां पे इसको लगा दिया, इसके आगे वो बंद के रूप में काम करेगा। तो ये कैसे बनेगा, बोलो जल्दी से कैसे बनेगा, कोशिश करके बताओ। अगर ये है तो पहले तो यहां पे आएगा, ये 0 होगा, ऐसे ही यहां पे बनेगा, फिर यहां 0, और ये और परावर्तित
इस प्रकार अगर हम देखते चले जाएं तो जितना दूरी तक हम बढ़ा सकते हैं इसको बढ़ाते जाएंगे और इसके अंदर ये हमको समझ में आता जाएगा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। अब यहाँ एक चीज़ देखो आप कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब क्या कहलाते हैं, और इनको मान लो प्रस्पंद। ठीक है, इसका मतलब जब हम लोग यहां पर कर रहे हैं इसको तीन भागों में बांटा तो किस जगह हमने तार को ऊपर उठाया, कितनी अगर ये मान लीजिए ये दूरी है L, ये आपको बताना पड़ेगा, अब केवल चित्र को देख के बताना है। यहां पर तो हमने बीच में से उठाया था, तो अभी आपको दिखाया था मैंने तार, तो उसको बीच में से उठाया था। फिर जब यहां पर करा तो यहां 2 बार उठाना पड़ा। अब यहां पर बताओ कि हमने किस जगह तार को उठाया है, एल के रूप में बताओ, एल के टर्म में बताओ कि यहां पर किस जगह उठाया है। एल बाई 3 पे कैसे उठाया, एल बाई 3 पे तो बंद है। एल बाई 2 पे कहां से उठाया, एल बाई 2 पे कैसे उठाएंगे बताओ। थ्री लैम्डा कहां से है, एक तो ये लैम्डा है और ये आधा लैम्डा है, 3 लैम्डा कहां हुआ, 3 लैम्डा थोड़ी हुआ। ये बताओ ये हिस्सा यहां पे उठा रहे हैं तो ये दूरी कितनी है, इसको देख के बताओ कि क्या है, कितने होगी ये लंबाई एल के रूप में कितनी है, L/6। अरे ये देखो ये तो L/2 था, ये देखो ये तो है L/2, ये L/3 है, तो ये कितना होगा L/, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चीज अपने मन में रहनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। और इसको अगर बहुत सितार के रूप में देखते तो हम इस जगह तो उसको क्या कर रहे हैं, इस हाथ से चला रहे हैं और यहाँ पर हम उंगली से दबा रहे हैं, यहाँ पे इसको उंगली से दबाया, यहाँ पे उंगली से दबाया, तार चलाया, ये चलाया, फिर उंगली से दबाया, फिर इसको दबा दिया इस उंगली से। इस प्रकार उसकी धुएं निकलनी शुरू हो जाती हैं। अब हमको देखना है कि इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है और प्रभाव क्या पड़ता है। हम लोगों ने इक्वेशन सीखी थी, रिजल्टेंट वेव अब यहां पे हम अगर देखें ध्यान से तो ये अगर एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, तो हम एक पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, पहली शर्त क्या है, कि यदि x इज इक्वल टू 0 है, कब होगा x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू, नेचुरली किसी भी जो दृढ़ कोना आ जाता है वहां पर निष्पन्द होता है, इसका मतलब वहां पर प्रतिस्थापन नहीं हो रहा, विस्थापन नहीं हो रहा y एक्सिस का। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू, और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, जब कब 0 है, यहां पे देखेंगे पहले को, तो x इज इक्वल टू L है तब y इज इक्वल टू 0 है। भाई यहां पर 0 है तो यहां 0 है, तो दूसरी कंडीशन क्या लिख सकते हैं, कि जब x इज इक्वल टू L है तो y इज इक्वल टू, अब हम देखें कि x इज इक्वल टू 0
y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अगर हम x रखते हैं, अगर हम इस इक्वेशन में लिखें तो क्या हो जाएगा, समीकरण यहां हम लिखेंगे, जैसे ही हमने लिखा x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 किया तो क्या हो गया, वाई आर यानी कि पहली शर्त तो अपने आप पूरी हो गई कि x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0। जैसे आपने ये रखा x इक्वल टू 0 तो y रिजल्टेंट 0 आ गया, हमें पता चल गया पहली शर्त। लेकिन ये दूसरी शर्त, अगर हम x इज इक्वल टू l, अगर यहां पर हम x की जगह l रखें और फिर इसकी वैल्यू 0 आए, तब हमारी दूसरी शर्त पूरी होगी। पहली शर्त में हमने x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 0 आ गया, पूरी हो गई। ठीक है, अब हमें को दूसरी शर्त का देखना है कि x इक्वल टू l पर y इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर हम इसके अंदर x इक्वल टू l रखें, समीकरण 1 में x इज इक्वल टू l रखने पर y इज इक्वल टू 0 कब होगा, जबकि, बताओ कौन बच्चा बता सकता है। अब हम ये कह रहे हैं कि यानी कि बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, लेकिन अब इसको पूरा लिख के देखते, ज़्यादातर बच्चों को भी समझ में आ जाना चाहिए। हाँ पूरा रुको, वही यहाँ लिख दूँ, इसको मिटा सकता हूँ इसे। समीकरण x में ये अगर हम रखते हैं तो हम कहते हैं कि ये 0 होना चाहिए। ये 0 कब होगा, ये कब होगा, जबकि ये संख्या 2a साइन के एल कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 हो, जब भी होगा ना। तो अगर हम कहें कि t के किसी भी मान के लिए, t के किसी भी मान के लिए, अगर हम यूं लिखते हैं इसको, t के वाई आर एल बाई एल इन टी 0 होगा, जबकि जो उस बिटिया ने बोला था अभी, जबकि 2a साइन के एल 0 हो। अपन ने क्या लिखा यहाँ पे, t के किसी भी मान के लिए, t की वैल्यू t/2 भी हो सकती है, t/4, अपन उस पर भी अलग अलग करके देख सकते हैं। अभी तो अपन कह रहे हैं कि t के किसी भी मान पे ये 0 कब हो जाएगी संख्या, जबकि साइन 0 हो जाएगा। अगर साइन की वैल्यू 0 है तो y अपने आप 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर हम ये कहते हैं कि साइन के एल 0 है तो 0 इंटू कोई भी संख्या हो तो वो 0 होगी, है ना, 0 इंटू कोई भी संख्या 0 होती है। तो अगर हम इसकी वैल्यू 0 लिख देंगे तो ये पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि t के किसी भी वैल्यू के लिए अगर हम ये संख्या 0 कर दें तो इसका मान 0 आएगा। आई समझ बात बेटा? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, इससे पूछना चाहिए, पूछने की। यस, एल अगर 0 होगा तो क्या होगा, यस, एल इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, साइन 0, तो साइन 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y 0 हो जाएगा। वो तो पहली कंडीशन आ जाएगी। पहली कंडीशन तो हम मान चुके हैं कि अपने आप ये इक्वेशन मीट आउट करती है, क्योंकि x इक्वल टू 0 करते हैं साइन 0 हो जाता है, साइन 0 का मतलब 0 होता है। इसका मतलब वहां पर
विस्थापन 0 है। अब अपन देख रहे हैं कि दूसरी कंडीशन में कैसे निकालें, जबकि x इजिकल टू एल है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इस वाली समीकरण के अंदर 2a sin kl इसकी वैल्यू 0 कर दें तो ये अपने आप 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू कॉस ओमेगा टी 0। ठीक है, तो हम इसको करके देखें क्या होगा। ये 2a sin kl इजिकल टू 0 हो, ये 2a sin kl 0 कब होता है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। कल निकाला था अपन ने, क्या क्या निकाला था, कितनी कितनी चीजें निकाली थी। बताओ बेटा, तुम बताओ, पीछे बैठे सबसे पहले। और इसका 0 की तो आगे 0 वाली कंडीशन तो अपन निकाल ली। हाँ, यानी कि साइन के एल, तो यानी कि के एल एन पाई हो, जबकि एन इज इक्वल टू 1 2 3 हो। ये बात समझ में आई है नहीं किसी को? क्यों? क्योंकि कल हमने लिखा था जब सारणी बनाई थी साइन इसके n की इक्वल में 0 होगा तो क्या मतलब हो जाएगा, n इजिकल टू 0, इसका मतलब l इजिकल टू 0, यानी लंबाई उसकी 0, पूरी लंबाई की 0, हम पूरे की लंबाई 0 तो मान ही नहीं रहे, उसकी तो कंडीशन में देख ली वो तो हो रही है फुलफिल। लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं l पर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 0 लिख देंगे तो यहाँ तो पहली कंडीशन आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हमने n इजिकल टू 1 2 3 लिखा है, n इजिकल टू 0 से नहीं लिखा है यहाँ पर, क्योंकि 0 वाली कंडीशन तो हम निकाल चुके हैं कि x इक्वल टू अगर 0 हो तो यहाँ पर ये 0 होता है, और अगर हम यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो l की लंबाई 0 हो जाएगी। लंबाई की 0 का मतलब l इक्वल 0, तो पूरा पूरा आपका तार यहाँ पे आ गया, इसका मतलब 0 तार है, इसलिए अपन यहाँ पर n इक्वल टू 1 से चलेंगे। तो के एल इजिकल टू एन पाई हुआ। इसमें किसी बच्चे को कोई 1 में कंफ्यूजन हो? अब के हमें पता है, ठीक है, इसके अंदर रख दिया हमने। सो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू एन पाई, पाई से पाई कटा तो लैम्डा क्या हो गया, देख लो अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो। जहां पर कि n इज इक्वल टू 1 2 3, ये बार बार इसलिए लिख लो 1 2 बार, जिससे याद रहे कि n इज इक्वल टू नॉट 0 1 2 3, दिस इज 1 2 3। अब हमको पता है कि यहां पे लिखा था हम लोगों ने v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, मिटा दो इसको। या इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा एन बी, जिससे कि एन की वैल्यू रखते जा रहे हैं, हम याद रहेगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 ऐसे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये वेलोसिटी होगी उसकी, ये इधर ठीक है। तो न्यू क्या होगा, लैम्डा एन हमको पता है क्या है, लैम्डा एन क्या निकाला हम लोगों ने 2l बाई, तो लैम्डा एन की जगह दोनों की वैल्यू रख दो, और v हमें क्या पता है, ठीक है। तो अगर हमने इनके मान रख दिए तो v का मान रखा t अपॉन म्यू, इसको तो अपन ने इधर रख दिया,
v की वैल्यू रख दी। अब 1 अपॉन लैम्डा एन, एन अपॉन 2l। ये किसी भी बच्चे को दिक्कत आई हो समझने में तो मुझे बता दे अभी, क्योंकि ये बाद में दोबारा समझ क्लियर कभी भी नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि इसको समझ लेना ही अच्छा है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू पता है हमको क्या हो गया अब, इसलिए v अपॉन लैम्डा एन। अब हमको v और लैम्डा एन दो की वैल्यू पता है। v हमें क्या पता है, रूट टी बाई म्यू, तो हमने यहाँ लिख दिया रूट टी बाई म्यू। या इसको अब एक स्टेप और ज़्यादा लिख देता हूँ, सभी लोग क्लियर हो जाएगा आपको। और नीचे यहाँ पे आ गया इसके लैम्डा एन। लैम्डा एन क्या है, ठीक है। तो अब ये क्या इक्वेशन बन गई, n अपॉन 2l ठीक है। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो n अपॉन 2l इंटू v। आपको यहां समझ में आ गया कि कैसे गति को परिवर्तित करने से सितार की टेंशन बढ़ाने से क्यों उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है। ये चीज समझ में आई। अब यहां पर हम लिखें n इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं क्या हो रहा है। n इज इक्वल टू 1 पर म्यू 1 अपॉन 2l v। n इज इक्वल टू 2 रखने पर टू है ना, 2 रख रहे हैं n इज इक्वल टू, तो 2v अपॉन 2l। अपन क्यों रख रहे हैं इसको 2v बाई, जबकि मुझे पता है इसका 1 है, फिर भी मैं 2v बाई 2l क्यों लिख रहा हूँ, सोचो क्यों लिखा होगा। नहीं, अब थर्ड स्टेप आएगा, समझ में आएगा आपको। अगर n इज इक्वल टू 3 लिखें तो काट सकते हैं, कटा हुआ ही है, काट ही सकते हैं, काट भी सकते हैं बेटा, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, इसका कारण है। अब हमने n इज इक्वल टू 3 रखा तो न्यू 3 क्या आएगा, अब आपने एक चीज देखी कि v बाई 2l ये कॉमन आ रहा है, ये v बाई 2l, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये अगर हम इसको कहते हैं ये म्यू 1 है तो ये क्या हो गया 2 म्यू 1, और ये कितना हुआ, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको काटा, अगर मैं इसको यहाँ काट देता तो आपको फिर एक कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कैसे हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें, अगर इसको मान लिया जाए कि ये म्यू 1 है, ये अगर म्यू 2 है और ये म्यू 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू 1 रेशो म्यू 2 रेशो म्यू 3 क्या 1 लिख सकते हैं। और इसी कारण इनको हम कहते हैं गुणा आवृत्तियां। ये म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 गुणा है ना, एक का गुणा, दो गुणा, फिर इसका 3 गुना, इसलिए हम इसको कहते हैं गुणा आवृत्तियां।
ये क्लास कहीं किताब में लिखा नहीं कि क्यों कहते हैं इनको गुणावृत्ति, इसलिए कहते हैं ये गुणावृत्तियां इसलिए कहलाई क्योंकि जो प्रथम आवृत्ति जो थी, प्रथम जो गुणावृत्ति थी, प्रथम गुणावृत्ति यानी कि प्रथम जो प्रथम आवृत्ति है उसकी गुणा में, इसको हम कहते हैं, इसके गुणा में सारी आवृत्तियां हैं, इसलिए ये सब गुणावृत्तियां कहलाती हैं। तो ये प्रथम गुणावृत्ति, ये द्वितीय, किताब में बस ये लिख दिया है कि ये गुणावृत्ति है, नहीं क्यों गुणावृत्ति है ये नहीं बताया। जो प्रथम गुणावृत्ति होती है इसको कहते हैं मूल विधा, इसको क्या कहते हैं, मूल विधा। इसकी इंग्लिश क्या होती है मूल विधा की? बताओ बताओ। मूल विधा बेसिक फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो सबसे पहली बात, इससे कम की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि आप इसके अलावा सबसे कम तो इसी को बना सकते हो। अगर हम कोई तरंग बनाना चाहते हैं तो इस स्टेप से नीचे कोई स्टेप नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले तरंग का एक हिस्सा कब बना, जबकि हमने इसको ऊपर खींचा। इसके अलावा कोई अपने पास साधन नहीं है कि हम इसको तरंग को बना सकें, इसलिए हम इसको कहते हैं मूल विधा। इस सिस्टम की मूल विधा है ये, जो प्रथम आवृत्ति होती है इसे कहते हैं मूल विधा। ठीक है बेटा? मूल स्वर को मूल विधा कहते हैं, वही है, ये सितार में वही होता है। मूल स्वर मीन्स मूल विधा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखो, आपको बड़ा अपने एनालिसिस किया, अगर इस एनालिसिस को नहीं भी करते तो क्या होता। अब केवल इस चित्र को देखो, अब आप इस केवल चित्र को देखो तो यहां क्या लिख सकते हैं अपन, ये कितना, ये किसी भी तरंग का ये कितना हिस्सा है, अपन जानते हैं तरंग होती है पूरी, इसका मतलब यहां पे कितनी है, लंबाई इज इक्वल टू लैम्डा बाई, अपने क्या फॉर्मूला निकाला था, यहां आपने पता चल गया कि L क्या है, लैम्डा बाई 2, और नीचे देखो जरा, यहां पे L क्या है, हाँ ठीक है, और तीसरे में क्या हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने ये क्या किस रेशियो में है, 1 2 3, हो गया ना, 1 बाई, मतलब आप इसको सारा एनालिसिस नहीं करते तो आप केवल इसको देख के ही बता सकते थे ये बात। और यहां पे हम कह सकते थे म्यू इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, जैसे आप करते न्यू लैम्डा तो यहाँ पे न्यू निकल के आ जाती है उसी रेशो में। तो ये बड़ा छोटा सिद्धांत है, इसको सरलता से करने का एग्जाम में, ज़्यादा दिमाग इतना नहीं लगाना पड़े क्या हो गया था उसको 2L कुछ नहीं, डायरेक्ट चित्र को देखो, चित्र को देखते पता चल जाएगा आपको कि अरे ये तो हमारा हाफ है, तो L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, और जैसे आप लिखोगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू पता चल गई, जैसे यूँ लिखा आपने, तो लैम्डा क्या हो गया 2L। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, वहां देखो ना लिखा हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन म्यू, वी अपॉन म्यू इज इक्वल टू 2L। तो म्यू क्या हो गया, वी अपॉन 2L। ये निकाला था अपन ने, वो गणित करके पूरी इतनी गणित करी उसमें निकाला था, जबकि इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवल एक चित्र देख लो, ठीक है ना, बहुत सरल तरीका। वो तो थ्योरी के लिए जानना चाहिए, लेकिन एग्जाम के लिए ये करना आना जरूरी है कि अगर मान लो हम कुछ भूल जाएं तो क्वेश्चन में एकदम आसानी से करने के लिए, देखा हमने इसको, यहां पर देखो, अब जब तीसरे का इसको देखो, अगर क्या होगा,
बेटा कुछ समझने में कोई दिक्कत आई? बोलो बोलो। ये कैसे आया? इधर देखो, ये तो है एल, ये तो है लैम्डा, ये तो हो गया लैम्डा, और ये तो कितना हुआ? लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई। ठीक है बेटा, तो अब ये सरल तरीका भी एक बता दिया मैंने आपको। वो थ्योरी के लिए जाना जरूरी है, लेकिन एग्जाम के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वाला आना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो प्रथम गुणावृत्ति, द्वितीय गुणावृत्ति, तृतीय गुणावृत्ति, और ये गुणावृत्ति इसलिए कहलाते हैं क्योंकि एक उसके पहले की 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इस पे एक क्वेश्चन देना चाहता हूं आपको, क्योंकि इस कंसेप्ट पे हर बार आईआईटी में क्वेश्चन आता है, हर बार। इस सिद्धांत पर आईआईटी में और एआईट्रिपल में हर बार एक क्वेश्चन आता है। कभी ऐसा आज तक कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें क्वेश्चन नहीं आया हो इसके ऊपर, इस सिद्धांत के ऊपर। इतना सरल है जबकि ये, लेकिन वो क्योंकि आपको किताब में कंफ्यूजन हो जाता है। एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर को बिल्कुल मत पढ़ना आप। एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ लिया तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ये हो क्या रहा है सारा। नोट्स, क्लास के नोट्स यूज करना, यहाँ वाले जो नोट्स हैं उसको यूज करना। फिर आप लोग लिख नहीं रहे क्या? नहीं, मैं तो दूंगा मैं तो नोट्स तो, लेकिन आपको लिखना भी चाहिए ना। लिखना से आदमी को, जब आप लिखते हो ना तो वो हमेशा आपके दिल में बैठ जाती है चीज। नहीं, दिल में बैठनी चाहिए, दिमाग में सारी चीज अपना भरती आती है। जब दिल अगर उसका मैच करता है तो वो निकाल के समय पे उसको बाहर ले आता है, नहीं तो दिमाग में तो घुस गया सब कुछ। चलो अब क्वेश्चन लिखो एक। एक सोनोमीटर की लंबाई है, सोनोमीटर क्या कहा था आपने? 1 मीटर का, इसलिए उसको कहते हैं सोनोमीटर। 1 मीटर का तार, इसलिए सोनो, जिसमें आवाज सुन सकें। 1 मीटर के तार जिसपे कि हम आवाज के एक्सपेरिमेंट कर सकें, इसलिए सोनोमीटर, जिसकी लंबाई है 0.75 मीटर। ठीक है, और इसका जो घनत्व है ये आईआईटी 2009 में आया हुआ है। इसका घनत्व है, अब आप देखोगे आईआईटी में कोई बड़े 30 मार्क का क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आप देना खुद आप इसका आंसर निकालोगे, ज्यादातर बच्चे इसका आंसर निकाल लेंगे। और आईआईटी के अंदर इस क्वेश्चन को आया, इसका मतलब लोग सोचते हैं आईआईटी में पता नहीं क्या क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। घनत्व अपन ने लिखा, घनत्व कितना है इसका? 9 × 10⁻³ kg प्रति मीटर, ये घनत्व दे रखा है। और इसमें लिख रखा है कि ये तार जो है ना सोनोमीटर, स्ट्रेस याद है वहां पे मैंने, इसलिए मैंने दिखाया आपको, सब चीज पहले शुरू में बताई थी। तार में अधिकतम स्ट्रेस है 8.1 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पूछ रहा है ये इस तार में मूल विधा की आवृत्ति क्या होगी?
ये क्वेश्चन आईआईटी का है, आपको खुद को हंसी आएगी कि इतना सरल क्वेश्चन कैसे दिया था। अभी आ जाएगा, नहीं अभी पता चल जाएगा। करने की कोशिश करो, करके देखो, इसको 5 मिनट लगाओ, लेकिन इसको करने की कोशिश करो। एग्जाम में तो आपको केवल 2 मिनट मिलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे अपन क्योंकि पहली बार कर रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए अपने को थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देखो कि वी, मैं अगर चलो आपको वी निकालने में सहायता करता हूँ, है ना, कोशिश करता हूँ। मतलब मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा इसका, लेकिन मैं आपको इसकी सहायता कर सकता हूँ कि वी कैसे निकलेगा। अब वी अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ क्या क्या उसके हिसाब से देखो ना। अब मैं आपको हिंट दे दिया मैंने आपको, ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या होता है, बल, टी तनाव है ना, यहाँ पे टी तनाव है यानी कि बल है, तो यहाँ पे अपने को स्ट्रेस दिया हुआ है क्वेश्चन में। काफी कुछ नजदीक हो, लेकिन और करो, एक बार करने की कोशिश करो। एक चीज मिस हो रही है छोटी सी। म्यू क्या होता है, यहाँ देखो क्या था, द्रव्यमान अपॉन लंबाई, और घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। अपने को दिया हुआ है यहाँ पर घनत्व, और अपने को निकालना है द्रव्यमान प्रति लंबाई। सब चीज यहाँ पे अब तो सोचो, पहले इसको v इससे निकालना है, और हमें यहाँ पे घनत्व दिया हुआ है। मैंने इसलिए पहले ही लिखा था कि घनत्व के बारे में अपने को पता होना चाहिए। घनत्व दिया हुआ है, अपने को दिया है घनत्व इतना है, इसका निकालो, दोनों निकालो, पहले टी निकालो फिर म्यू निकालो, बट टी और म्यू निकालते सब कुछ खत्म। एक और हिंट दे देता हूं, द्रव्यमान अपॉन जब आयतन होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यस, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। ये एक और हिंट हो गया। म्यू क्या होता है, द्रव्यमान प्रति लंबाई, द्रव्यमान अपॉन एल। अब देखो, अब तो बहुत बता दिया मैंने, अब तो करो। अब नहीं बताऊंगा, नहीं अब तो मैंने बिल्कुल बता दिया, अब नहीं बताऊंगा आगे, फिर आपको मजा ही नहीं आएगा। खुद करना आएगा आपको, आ सकता है, कर सकते हो। तीसरी बार करो, 2 बार गलती हुआ, तीसरी बार करो, देखो कहाँ गलती हुई है। क्या क्या निकाला इसने, क्या निकाला आपने, म्यू, मूलविधा किसकी वैल्यू निकाली, म्यू मतलब आवृत्ति निकाली ना, 200 हर्ट्ज। और बताओ क्या निकाला किसी ने, चलो अब मैं बता देता हूं। इस बच्ची ने बिल्कुल सही किया है, इस बच्ची ने जो आंसर निकाल के बताया था ना अभी, 200 हर्ट्ज, बिल्कुल करेक्ट। बट आई एम हैप्पी कि इसने सही करके दिखाया है। अब इसको बहुत सरल सा तरीका था, अपने को पता था कि v इज इक्वल टू टी अपॉन म्यू है, और हमको पता है कि t क्या लिख सकते हैं, t क्या है, बल इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, यहाँ लिख सकते हैं। हाँ हाँ, तो बल इज इक्वल टू क्या है, स्ट्रेस, हाँ, वो भी लिख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को यहाँ दे रखा है ना, इसने स्ट्रेस दे रखा है, तो अपने को देखना है कि बल स्ट्रेस की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। अपने को ये देखना चाहिए क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। हमें स्ट्रेस दिया हुआ था, बल नहीं दिया हुआ, तो हमको फटाक से देखना चाहिए था कि अच्छा ये हमको तो निकालना बल है, तो बल क्या होगा, स्ट्रेस इंटू क्षेत्रफल। अब यस, हाँ नहीं मैं वो बता रहा हूँ जिससे बच्चों को सारे स्टेप्स आए। बिल्कुल सही, अच्छा समझी तुम, बहुत अच्छा समझी हो। लेकिन अपन इसको देखते हैं क्या किया है। तो अपन ने देखा कि ये जो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्ट्रेस दिया हुआ था, तो स्ट्रेस दिया हुआ है और हमारे फार्मूले में होता है बल, तो बल क्या हुआ, स्ट्रेस इंटू क्षेत्रफल, स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। और नीचे हमें क्या दिया हुआ है उसने, हमें म्यू, म्यू क्या होता है, अपने को उसने दिया है घनत्व, इसने घनत्व दे रखा है,
अपने को देखना चाहिए था कि द्रव्यमान प्रति लंबाई इज इक्वल टू घनत्व इंटू एरिया होगा। देखो उधर से, म्यू क्या है, द्रव्यमान अपॉन लंबाई। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहां देखें तो घनत्व दिया हुआ है, घनत्व से पता लगाना था अपने को कि घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान अपन आयतन। आयतन हमको पता नहीं है, तो ए इंटू एल, तो द्रव्यमान प्रति लंबाई निकल जाएगा इससे अपने को। यहीं से कुछ भी नहीं करना है, द्रव्यमान प्रति लंबाई कितना है यहाँ पर, ए इंटू रो, ए इंटू घनत्व, ए इंटू, तो इसके अंदर यहां लिख दिया अपन ने ए इंटू रो, ए से ए कट गया तो क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन, कितना सरल है, स्ट्रेस अपॉन रो। अपने को स्ट्रेस की वैल्यू पता है, एट 8.1 इंटू 10⁸8। रो की पता है, ठीक है। तो अगर हमने इसको कर दिया, यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो √9 इंटू 10⁴ इतना कितना हुआ फिर, हाँ नहीं, अब वही तो पूछ रहा हूँ क्यों रॉन्ग हुआ। अभी क्या हुआ, अभी तो क्या चीज आई है, वी। अपने को तो म्यू निकालना है, अभी तो वी निकालना बेटा। यहाँ तो ये तो आपने निकाल लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक, तो इसके अंदर बिल्कुल सरलता से करे जा रहे हैं। आप बताओ, ये आ गया तो न्यू क्या होगा, है बेटे, किसकी वैल्यू, म्यू की वैल्यू नहीं, वैल्यू का मतलब L/m हुआ ना, क्या हुआ, मीटर पर यूनिट लंबाई। ये तो 3 इंटू 10⁻² आ गया म्यू। अब हमको निकालनी है प्रथम विधा। प्रथम विधा में क्या था, म्यू इज इक्वल टू, बस प्रथम विधा में, ये प्रथम विधा का पूछ रहा है ना क्वेश्चन, मूल विधा की आवृत्ति। मूल विधा क्या है, मूल विधा की आवृत्ति क्या होती है, V/2L। V अपने को पता ही है, निकाल लिया अपने, 3 इंटू 10⁻², ठीक है, अपॉन, तो क्या हो गया, तो 200 हर्ट्ज। हाँ, आपने देखा क्वेश्चन तो बहुत सरल था ये, लेकिन हमें एक ही चीज आनी चाहिए थी कि वी कैसे निकालते हैं। केवल वी, कोई बात नहीं, अरे निकालिए, बहुत अच्छी बात है, मतलब आना चाहिए। और इससे आपको पता चलेगा कि जो भी क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं, बस केवल आपका ये देखना चाहते हैं कि आपको उसका मूल सिद्धांत याद है या नहीं। कोई कैलकुलेशन नहीं कराना चाह रहे आपको, ये सब आधे, ये कोई अपने को स्टेप एग्जाम में थोड़ी करने पड़ते। एग्जाम में अपन लिखते फटाक से स्टैक अपन रो, ये देखते अरे ये तो ये है, इसका मतलब 3 इंटू 10⁻²। मूल विधा क्या होती है, V/2L। अपने मूल विधा निकालनी थी, V/2L, यहां से लिखते V/2L। लेकिन इसमें क्वेश्चन में आपके कंफ्यूजन कहां आया, जब आपने देखा कि हमारे को टी और म्यू कैसे निकालेंगे। और इसलिए मैंने यहां पे लिखा था, ये वाला फॉर्मूला जरूर लिखना अपनी कॉपी में। वैसे सिद्धांत हैं सारे, आप लोग याद भी हैं कि स्ट्रेस बल प्रति क्षेत्रफल होता है। तो हमको पता था कि यहाँ पर बल निकालना है, तो बल क्या होगा, स्ट्रेस इंटू क्षेत्रफल, स्ट्रेस इंटू एरिया। अपने को पता था कि एरिया तो पता ही नहीं अपने को, तो अपने को दूसरा ट्राई करना चाहिए था कि म्यू क्या होता है। म्यू जो होता है द्रव्यमान प्रति लंबाई, यानी रो इंटू ए, रो इंटू ए, स्ट्रेस अपॉन रो आ गया, बस स्ट्रेस अपॉन रो आते ही ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन घर के लिए,
इसकी बिल्कुल उल्टी, बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है। जैसे पिछली बार मैंने उसका उल्टा दिया जो क्लास में किया था, अब इसका उल्टा है। लिखो मूल विधा यूं लिखो, सोनोमीटर की मूल विधा में 5 हर्ट्ज की वृद्धि हो जाती है, 5 हर्ट्ज की वृद्धि हो जाती है यदि बल को यानी कि टेंशन को, यदि टेंशन को 21% बढ़ा दिया जाए। 21% बढ़ा दिया जाए। तो स्टेटमेंट क्या हुआ, सोनोमीटर की मूल विधा में 5 हर्ट्ज की वृद्धि हो जाती है जबकि टेंशन को 21% बढ़ा दिया। यानी कि अगर जो पहले कोई टेंशन थी तो उसको हमने 1.21 टाइम कर दिया। ठीक है ना, ये आपको तो हिंट भी दे रहा हूं थोड़ा सा। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसी स्थिति में तार की लंबाई अगर 10% बढ़ा दी जाए, यदि तार की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आवृत्ति क्या होगी। बिल्कुल उसको उल्टे चलना है। पहले आवृत्ति क्या होती है, मूल विधा क्या होती है, वो लिख लेना। हमेशा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, जो चीज पूछी है उसका पहले फॉर्मूला आपको लिख लो। आप हमको यहाँ आवृत्ति है तो आवृत्ति को स्टार्ट करना, मैं इतना बड़ा हिंट दे रहा हूँ, आवृत्ति को स्टार्ट करना है म्यू इजिकल टू 1/2L√T/m। तो यहाँ पे यूज किया आपने, बस आगे आप करके लाना।